This movie is presenting by Naresh Singh. ये भी कहती है कि आज से लगभग 12 साल पहले मेरे पापा उस देश को छोड़कर मुझे
जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर वो लड़की ये भी कहती है कि जब मेरे पापा का जहाँ पर उनकी मुलाकात उस लड़की के पापा के दोस्त के साथ होती है। फिर वो आदमी उन्हें सीधा घर ले जाता है, जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़की के पापा को दिखाया जाता है जो इस टाइम एक पियानो बजा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर वो आदमी पियानो बजाना बंद कर देता है। फिर वो आदमी अपनी लड़की को देखता है तो खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो आदमी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी, मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा है। दरअसल ये आदमी इस लड़की से कई दिनों से नहीं मिला होता है, इसलिए वो इमोशनल हो जाता है। फिर वो लड़की शंकर को अपने पापा से मिलाती है और कहती है कि आज के बाद ये भी उसी मिशन पर काम करेंगे जिस मिशन पर एक टाइम पर आप काम किया करते थे। फिर हम उस लड़की के पापा को देखते हैं जो शंकर को देखकर ज़रा सा भी खुश नहीं होता और कहता है कि ये हमारी इस मिशन में क्या मदद कर सकता है, और ये सब बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर हमें शंकर को दिखाया जाता है जो उस आदमी की बातों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता और इसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है। जिसके बाद वो लड़की अपने पापा के पास जाकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, सब आदमियों के सामने उसकी बेइज्जती क्यों की। जिसके बाद वो आदमी जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम इस आदमी को इस मिशन में शामिल करना चाहती हो तो उसे अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों अपने घर से अमेज़न मिशन पर जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर हमें उस लड़की के पापा को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्को होता है। फिर मार्को शंकर से पूछता है कि तुम अमेज़न जंगल के बारे में क्या जानते हो। जिसके बाद शंकर जवाब देते हुए कहता है कि ये अमेज़न जंगल इस दुनिया का लंग्स है जिसे हम सब मिलकर ख़त्म कर रहे हैं और जिसकी वजह से आज ये दुनिया जीवित है। अगर ये जंगल ना होता तो आज दुनिया का बच पाना मुश्किल होता। मार्को शंकर को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए मार्को शंकर से और सवाल पूछता है। मार्को शंकर को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए मार्को शंकर से और सवाल पूछता है। जिसके बाद मार्को शंकर से और कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन शंकर से सबके सवालों के जवाब दे देता है।
लेकिन मार्को इन जवाबों से सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए शंकर की बेइज्जती सबके सामने कर लेता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो तीनों एक होटल पर रुके होते हैं। जिसके बाद वो लड़की शंकर के लिए खाना लेकर आती है। फिर हमें मार्को को दिखाया जाता है जो एक कुर्सी पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। जिसके बाद मार्को उन लोगों से कहता है कि आज से कई साल पहले लोग अमेज़न के मिशन पर गए थे। मार्को कई सारी जगह ही बताता है जहां से वो लोग उस मिशन पर गए थे। जिसके बाद मार्को उन दोनों को मैप समझाता है। फिर थोड़ी देर उस मैप को समझाने के बाद मिशन को साइड रखकर मार्को उस नाइट को एंजॉय करने लगता है। और मार्को उस रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और शंकर को भी ड्रिंक करने के लिए कहता है। जिसके बाद शंकर मार्को को ड्रिंक करने के लिए साफ साफ मना कर लेता है। और शंकर मार्को से कहता है कि ड्रिंक वही लोग करते हैं जो कामचोर हों, जो खाली अपने बारे में सोचें और दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये सब सुनने के बाद मार्को को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर मार्को किसी तरह अपने गुस्से को शांत करता है और शंकर से कहता है कि तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है और ये बारिश कई हफ्ते और कई महीनों तक लगी रहती है। और इन बारिशों की वजह से अमेज़न की नदियों का स्तर 45 फीट तक बढ़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से अमेज़न की घाटियों में नेविगेशन कम हो जाती है। इस बारिश की वजह से शंकर के मिशन में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आने लगती हैं। फिर कई हफ्तों महीनों बाद वहाँ का मौसम नॉर्मल हो पाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो सभी अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो तीनों अपने साथ कई सारी गन्स, रस्सी और कई सारी चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं। कोट ऑफ संतोष से संतोष जूट ई रेल सारा दमेल पर्वत को लांघकर ये रेल साउथ पोलो की ओर बढ़ रही थी, जहां से इन तीनों का सफ़र कई 100 मील कम हो चुका था। शंकर ने अपनी ज़िंदगी में ये कभी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर उसके साथ क्या क्या होने वाला है और उसे आगे जाकर कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और आगे जाकर कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा। और ये सफ़र करने के बाद वो एक शहर में पहुंचते हैं जिसका नाम सो पोलो शहर होता है। जिसके बाद मार्को उन्हें अपने दोस्त के घर ले जाता है। फिर मार्को जाकर अपने दोस्त के गले भी लगता है और कई सारे बैठकर बातें भी करते हैं। जिसके बाद मार्को अपने दोस्त से कहता है कि हम यहाँ सिर्फ तुमसे एक मदद लेने के लिए आए हैं और हमारी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मार्को का दोस्त होने के नाते वो आदमी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद मार्को उससे कहता है कि हमें 3 घोड़ों की ज़रूरत है जो आगे जाकर हमारे सफ़र को कम कर सके। जिसके बाद वो आदमी बिना कुछ सोचे मार्को को 3 घोड़े दे देता है जो सबसे ज़्यादा तेज़ और तंदुरुस्त होते हैं। जिसके बाद वो तीनों उस आदमी को अलविदा कर अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। और ये सफ़र इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसलिए आगे जाकर इनके साथ क्या क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। इस घास वाली वादी से गुजरते हुए इन्हें कई सारे जानवरों का सामना करना होगा। इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 3 जगहों से गुजरना होगा। नंबर 1 दलदली ज़मीन, नंबर 2 घास का मैदान और नंबर 3 पर आता है अमेज़न का सबसे बड़ा जंगल जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। वो अपना सफ़र बिना खाए पिए जारी रखते हैं। कुछ घंटे सफ़र करने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है और वो चुनौती ये थी कि उनके सामने एक बहुत बड़ी खाई आ चुकी थी जिसे इन्हें पार करना होगा और इस खाई के आर पार जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। जिसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि इन घोड़ों को इस खाई के ऊपर से जंप करवाना होगा। फिर वो सभी बारी बारी से इन घोड़ों को इस खाई के ऊपर से जंप करवाते हैं। ये चुनौती तो इनके लिए कुछ नहीं थी, आगे जाकर इन्हें और कई ज़्यादा बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर उस खाई को पार करने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहीं पर रुकने का सोचते हैं, जहां पर मार्को और शंकर की फिर से किसी बात को लेकर बहस होने लगती है।
खैर छोड़ो, ये तो इनका रोज का हो चुका है, चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपना सफ़र आगे की ओर बढ़ाते हैं। कई घंटे सफ़र करने के बाद वहाँ पर रात हो जाती है, जिसके बाद वो एक गुफा में रुकते हैं, जिसके बाद वो खाना खाकर सो जाते हैं। जब रात को वो सभी सो रहे होते हैं तो उन पर चमगादड़ अटैक कर देते हैं और उनकी तादाद 500 हज़ार नहीं बल्कि लाखों में होती है। फिर शंकर अपनी और उन दोनों की जान बचाने के लिए उस गुफा में आग लगा देता है, जिससे उस गुफा में कई सारे चमगादड़ मारे जाते हैं और कुछ उस गुफा को छोड़कर भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर सफ़र करने के बाद वो अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर सफ़र करने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है, और ये चुनौती कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं होने वाली थी, क्योंकि इस चुनौती में इनकी जान भी जा सकती थी। अब इनके सामने एक बहुत बड़ा लकड़ी का पुल आ जाता है, जो काफ़ी पुराना होने के साथ साथ कमज़ोर भी हो चुका था। इस पुल को पार कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ये पुल कभी भी टूटकर गिर सकता था। इनके पास दूसरा रास्ता ना होने की वजह से इन्हें यही रास्ता चुनना पड़ता है। अगर इस पुल से कोई गिर जाए तो उसका बच पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इस पुल के नीचे एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। जिसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए। फिर मार्को अपनी बेटी ऐना को सबसे पहले भेजता है, जिसके बाद ऐना उस पुल को क्रॉस करने लगती है। फिर मार्को और शंकर भी अपने घोड़े को आगे लेकर उस पुल को क्रॉस करने लगते हैं। ये पुल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए वो आवाज़ करने लगता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस पुल की रस्सियाँ टूटना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वो तीनों अभी भी नहीं रुकते और आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे होते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो पुल टूट जाता है, जिसके बाद ऐना उस पुल से नीचे लटक जाती है। और ये पल मार्को के लिए ऐसा होता है कि मानो मार्को को गोली लग चुकी है। अब मार्को की हिम्मत टूट चुकी थी और मार्को सोच रहा होता है कि अब वो ऐना को नहीं बचा पाएगा। फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद मार्को किसी तरह ऐना के पास पहुंचता है, और काफ़ी कोशिश करने के बाद मार्को ऐना को उस पुल के ऊपर चढ़ा लेता है। फिर मार्को ऐना को आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद ऐना आहिस्ता आहिस्ता रस्सी के सारे पुल को क्रॉस करने में सफल हो जाती है। और अब ऐना जैसे ही उस पुल को क्रॉस करती है तो पुल अब पूरी तरह से टूटकर नीचे गिर जाता है, और अब शंकर और मार्को उस पुल से लटक जाते हैं। फिर मार्को ऐना से रस्सी फेंकने के लिए कहता है, जिसके बाद ऐना रस्सी फेंक लेती है, लेकिन रस्सी के फेंकने से पहले ही मार्को का हाथ उस लकड़ी से छूट जाता है। लेकिन शंकर उसे किसी तरह गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद ऐना किसी तरह से अपने घोड़ों की मदद से उन दोनों को खींचने में सफल हो जाती है। जिसके बाद मार्को ऊपर आकर उन दोनों को अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि उनकी जान बच चुकी थी। अब मार्को शंकर से हर वो नाराज़गी दूर कर लेता है और दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। जिसके बाद वो तीनों फिर से एक बार अपने मिशन की ओर निकल जाते हैं। फिर कई किलोमीटर चलने के बाद वो एक रबर प्लांटेशन पर पहुंचते हैं, जहां वो आज का दिन बिताने वाले थे। फिर वहां पर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो मार्को का दोस्त होता है, और वो आदमी उन सब का स्वागत करता है। फिर मार्को शंकर और ऐना को अपने दोस्त से मिलाता है। जिसके बाद वो सभी खाने के मज़े लेने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो मार्को से बदतमीज़ी करने लगता है और कहता है कि तुम शायद यहाँ हमारा सोना लूटने के लिए आए हो। और ये सब कहकर वो आदमी यहाँ से चले जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें एक जैगुआर को दिखाया जाता है जो उसी फार्म की ओर आ रहा था। फिर वहाँ की एक लेडी बाहर खाना लाने के लिए जाती है, तो बाहर से उसकी चीख सुनाई देती है। जिसके बाद शंकर और एक आदमी जाकर बाहर देखते हैं तो उस जैगुआर ने उस लेडी को मार डाला था। फिर वो दोनों उस जैगुआर का पीछा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो जैगुआर उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर हमें उसी जैगुआर को दिखाया जाता है जो शंकर पर भी हमला करता है, लेकिन वो जैगुआर शंकर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और शंकर उसे मार डालता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो तीनों आगे अपने मिशन को जारी करते हैं। फिर वो तीनों एक नाव लेकर वहां से निकल जाते हैं।
मार्को, शंकर और एना इसी नदी के सहारे अमेज़न जंगल में पहुंचना चाहते थे। ये नदी चारों ओर से जंगल से घिरी हुई थी। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो थक भी चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता सूरज भी डूब रहा था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। जिसके बाद वो तीनों उस रात को उसी जंगल में बिताते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और सुबह होते ही वो अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। नदी की चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया होता है। उन्हें नहीं पता होता है कि ये सही रास्ते से जा रहे हैं या गलत है। नदी का रास्ता इन्हें गलत दिशा में ले जा रहा होता है, इसलिए वो नाव को छोड़कर पैदल चलने का सोचते हैं। अब वो तीनों नदी के रास्ते को छोड़कर जंगल की ओर जाने लगते हैं। वो सभी काफ़ी थक भी चुके थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। लगभग 4 से 5 घंटे सफ़र करने के बाद वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां से अमेज़न की वो सबसे बड़ी नदी दिखती है, जिससे हम न्यूज़पेपर और टीवी पर भी डेली देखा करते हैं। इस नदी को देखने के बाद इन तीनों की जान में जान आती है और ये तीनों अब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर सफ़र करने के बाद वो एक शहर में पहुंचते हैं और इस शहर में रबड़ का बिजनेस किया जाता है, जिसे रबड़ का शहर भी कहा जाता है। जिसके बाद वो सभी बिना रुके इस शहर से एक जहाज़ को लेकर अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। इस नदी का पानी इतना ज़्यादा गंदा होता है कि इस पानी में आप साफ से किसी चीज़ को भी नहीं देख सकते। और इस नदी में पानी गंदा इसलिए होता है क्योंकि फैक्ट्रियों का जो भी गंदी चीज़ें आकर इसी नदी में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इस नदी का पानी पूरी तरह से काले कलर का हो चुका है। फिर कई घंटे सफ़र करने के बाद वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मार्को का साइक्लोन की वजह से मिशन फेल हुआ था और उनका जहाज़ डूब गया था। और मार्को ये भी कहता है कि मुझे अभी भी यकीन है कि वो नक्शा अभी भी इस नदी के अंदर है, जिसे मैंने एक कांच की बोतल के अंदर बंद कर रखा था। जिसके बाद वो उस बोट को साइड पर रोककर उस बोट से नीचे उतर जाते हैं। फिर बोट से उतरने के बाद वो उस नक्शे के बारे में बात करते हैं कि उस नक्शे को इस नदी से बाहर कैसे निकाला जाए। इतना सब बोलने के बाद वो तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं। जिसके बाद चारों तरफ से उन्हें आदिवासी लोग घेर लेते हैं और अपने धनुष पॉइंट पर ले लेते हैं। जिसके बाद वहां पर उसी कबीले का सरदार आता है, जो मार्को को देखकर पहचान लेता है। शायद मार्को जब पहली बार अपने मिशन पर आया था तो वो उन लोगों से मिला होगा, तभी वो लोग इसे देखते ही पहचान गए। फिर मार्को भी उसे पहचान लेता है। जिसके बाद कबीले वाला सरदार मार्को से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मार्को जवाब देते हुए कहता है कि मैं फिर से उसी अमेज़ोनिया के मिशन पर आया हूँ जिस पर पहले भी आया था। फिर वो सरदार उनसे कहता है कि तुम नहीं सुधरने वाले, तुम्हें तो पता ही होगा कि वो जगह कितनी ज़्यादा खतरनाक है। आज से पहले भी जो लोग वहाँ पर गए वो आज तक वापस लौट कर नहीं आए। फिर मार्को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे को पता है, लेकिन मैं इस मिशन को पूरा करके ही रहूँगा, चाहे मेरी इसमें जान क्यों ना चली जाए। फिर मार्को उस सरदार से कहता है कि मुझे इसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए और मार्को कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करोगे। जिसके बाद मार्को सरदार से कहता है कि जब मैं पिछली बार अपने मिशन पर आया था तो मेरी बोट डूब गई थी और उस बोट में एक नक्शा था जो उस नाव में डूब चुका है, जिसे ढूंढने में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। जिसके बाद वो सरदार मान जाता है। फिर वो तीनों एक बोट लेकर नदी के बीच जाते हैं। शायद मार्को जब पहली बार अपने मिशन पर आया था तो वो उन लोगों से मिला होगा, तभी वो लोग इसे देखते ही पहचान गए। फिर मार्को भी उसे पहचान लेता है। जिसके बाद कबीले वाला सरदार मार्को से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मार्को जवाब देते हुए कहता है कि मैं फिर से उसी अमेज़ोनिया के मिशन पर आया हूँ जिस पर पहले भी आया था। फिर वो सरदार उनसे कहता है कि तुम नहीं सुधरने वाले, तुम्हें तो पता ही होगा कि वो जगह कितनी ज़्यादा खतरनाक है। आज से पहले भी जो लोग वहाँ पर गए वो आज तक वापस लौट कर नहीं आए। फिर मार्को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे को पता है, लेकिन मैं इस मिशन को पूरा करके ही रहूँगा, चाहे मेरी इसमें जान क्यों ना चली जाए। फिर मार्को उस सरदार से कहता है कि मुझे इसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए और मार्को कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करोगे। जिसके बाद मार्को सरदार से कहता है कि जब मैं पिछली बार अपने मिशन पर आया था तो मेरी बोट डूब गई थी और उस बोट में एक नक्शा था जो उस नाव में डूब चुका है,
जिसे ढूंढने में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। जिसके बाद वो सरदार मान जाता है। फिर वो तीनों एक बोट लेकर नदी के बीच जाते हैं। वहाँ पर उनकी नाव डूबी थी। जिसके बाद वो तीनों उस नदी के अंदर कूद जाते हैं और नक्शे को ढूंढने लगते हैं। मार्को को पूरी तरह से पता नहीं होता है कि वो जहाज़ कौन सी जगह पर डूबा था। फिर काफ़ी गहराई में जाने के बाद वो उस जहाज़ को खोज लेते हैं, लेकिन उन्हें अब वो नक्शा ढूंढना है जिसके लिए वो इस नदी के अंदर आए थे। जिसके बाद वो तीनों जैसे ही बाहर आने लगते हैं तो वहाँ पर एक कैटफिश आ जाती है जो सीधा जाकर शंकर से टकरा जाती है। और वो फिश जैसे ही शंकर से टकराती है तो शंकर को जोर का करंट लगता है जिससे शंकर बेहोश हो जाता है। गाइस, आपको पता होगा कैटफिश एक ऐसी फिश होती है जो खतरा महसूस होने पर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक रेज छोड़ती है। फिर किसी तरह मार्को शंकर को पानी से बाहर निकालता है और बोट के ऊपर चढ़ाता है। वो दोनों तो बाहर आ चुके थे लेकिन ऐना अभी भी पानी के अंदर ही थी। फिर हम मार्को को देखते हैं जो अपनी तरफ से शंकर को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी शंकर होश में नहीं आता। जिसके बाद मार्को शंकर के पेट पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और ये चीज़ भी शंकर को होश में नहीं ला पाती। जिसके बाद मार्को भगवान को कोसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद शंकर अपने आप ही होश में आ जाता है, जिसे देखकर मार्को की जान में जान आती है। फिर हमें ऐना को दिखाया जाता है जो जहाज से बाहर आ रही होती है। जब ऐना उस जहाज की सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर आ रही होती है तो उसकी टांग जाकर किसी चीज़ से टकरा जाती है और उसकी टांग पर कट लग जाता है। फिर ऐना किसी तरह उस कट को बांधकर बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर निकलती है तो ऐना डूबने लगती है। फिर मार्को किसी तरह ऐना को बचाने में सफल हो जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जो उस नक्शे को हासिल करने के बाद वो फिर से एक बार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। जिसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है। फिर वो एक नदी के किनारे रुक जाते हैं और उस नक्शे के बारे में खोज करने लगते हैं। उन्हें उस नक्शे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उस नक्शे में जो भी लिखा होता है एक कोडिंग भाषा में लिखा होता है। अभी भी इनके पास इस नक्शे का दूसरा टुकड़ा नहीं होता, इसलिए पहले उन्हें उसे ढूंढना होगा, फिर वो अपने मिशन को कामयाब कर सकते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फिर से एक बार अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। अभी इन तीनों को कई रातों और कई दिनों का सफ़र करना होगा, जिसके बाद कहीं जाकर वो अपने मिशन तक पहुँचेंगे। फिर मार्को इस बोट में बैठा पिछली बीती हुई बातों को याद करने लगता है और इन्हें याद कर कर इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों कई सारी खूबसूरत जगहों से गुजरते हैं। इन्हें यहाँ कई सारे खूबसूरत पक्षी, जानवर और खूबसूरत वादियाँ दिखती हैं। फिर 16 से 17 घंटे सफ़र करने के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। मार्को को वहाँ पर एक हाउस बोट दिखती है और फिलहाल अभी तीनों यही इस हाउस बोट को ढूंढते हुए आए थे। और मार्को इस बोट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो तीनों इस बोट को रोककर वो तीनों नीचे उतरते हैं और इस बोट को हाउस बोट के साथ बांध लेते हैं। जिसके बाद उस हाउस बोट के अंदर से एक आदमी बाहर आता है और ये आदमी भी मार्को का दोस्त ही होता है। फिर वो सभी अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद मार्को खाने पर टूट पड़ता है क्योंकि वो तीनों कई दिनों से भूखे होते हैं, इसलिए मार्को को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है। फिर मार्को का दोस्त उनसे कहता है कि अभी तुम जिस जगह पर जा रहे हो उस शहर को लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है और इस शहर को लूटना चाहती है, लेकिन लूट नहीं सकी क्योंकि वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाया। फिर वो आदमी ये भी कहता है कि इस शहर के बारे में कई सारी कहानी और कई सारे गाने भी गाए हैं, लेकिन आज तक इस शहर को किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। जिसके बाद शंकर जवाब देते हुए कहता है कि हम इस शहर को लूटने के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ सिर्फ इस शहर के बारे में जानने के लिए आए हैं।
जिसके बाद वो आदमी उनसे कहता है कि अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो आदमी उन्हें कई सारी चीज़ें देता है और कहता है कि इन चीज़ों को संभाल कर रखना, ये आगे जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा काम देंगी। फिर वो आदमी उन्हें वहाँ पर जाने का मैप का नक्शा भी बताता है। जिसके बाद अगले दिन वो तीनों आदमी उस आदमी को अलविदा कहकर अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। फिर कई सारे घंटे सफ़र करने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पर मार्को को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और मार्को खुशी के मारे गाने भी गा रहा होता है। जिसके बाद शंकर को वहां पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और शंकर मार्को को चुप होने के लिए कहता है। फिर शंकर मार्को से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। जिसके बाद शंकर को मार्को और ऐना हंसते हुए कहते हैं कि जंगल में हमारा कौन पीछा कर सकता है। अभी वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक गोली चलती है और ये गोली आकर सीधा मार्को की बाजू पर लगती है, जिससे मार्को घायल हो जाता है। और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि इस सोने के लुटेरू ने मारी होती है, जो आने जाने वाले आदमियों को लूटकर उनकी हर चीज़ ले जाते हैं। जिसके बाद उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और आखिरकार शंकर, ऐना और मार्को उन्हें पूरी तरह से मारकर ख़त्म कर देते हैं। इन तीनों ने उन लुटेरों को तो मार डाला होता है, लेकिन जिसके बाद इनकी बोट नदी के उल्टी दिशा में जाने लगती है और ये नदी काफ़ी तेज़ी से बह रही होती है। जिसके बाद ये लोग जाकर एक झरने से नीचे गिर जाते हैं। ये झरना आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में ये झरना काफ़ी बड़ा था। फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो काफ़ी तेज़ी से जाकर उस पानी के अंदर गिरते हैं। जिसके बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद वो उस नदी से बाहर निकल पाते हैं। हालांकि उनको कोई चोट नहीं आती, लेकिन अब उनके पास उनकी बोट नहीं थी, जो गिरने के कारण पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर वो अपना सफ़र पैदल ही तय करते हैं। फिर हमें मार्को को दिखाया जाता है, जिसकी बाजू से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है और उसे दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। फिर रात हो जाती है। फिर और हमें ऐना को दिखाया जाता है, जो मार्को की बाजू में से गोली निकाल रही होती है। मार्को दर्द के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा होता है। फिर ऐना किसी तरह उसकी बाजू में से गोली निकाल लेती है। फिर ये सब देखने के बाद शंकर मार्को और ऐना से कहता है कि हम इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये बात सुनने के बाद मार्को को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद मार्को इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर मार्को जवाब देते हुए कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ऊपर वाला भी हिम्मत वाले का साथ देता है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर रात काफ़ी हो जाने के बाद वो सो जाते हैं और चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी के अंदर से बुलबुले आ रहे होते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उस पानी के अंदर कुछ चीज़ है। और ये आवाज़ सुनने के बाद शंकर की नींद खुल जाती है। जिसके बाद ये आवाज़ काफ़ी तेज़ी से आने लगती है और ऐना की भी नींद खुल जाती है। फिर वो दोनों अपनी गन्स उठा लेते हैं और पानी की ओर तान लेते हैं। फिर थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही फिर से वो तीनों अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। जिसके बाद वो एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्को जाकर किसी के गले लग रहा होता है और वो लोग आदिवासी लोग होते हैं, जिन्हें मार्को पहले से ही जानता था। फिर एक दिन रुकने के बाद वो उस जगह को छोड़कर एक नाव लेकर उस शहर के लिए निकल जाते हैं, जहां पर वो सोने का पहाड़ होता है। जिस नदी से शंकर, ऐना और मार्को सफ़र कर रहे होते हैं, ये नदी शांत होने के साथ साथ खतरनाक भी होती है, क्योंकि इस नदी में कई सारे जहरीले जीव पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक मगरमच्छों की प्रजाति पाई जाती है। अब इन्हें कई सारी नदियां पार करनी होगी, जिसके बाद ये एक पर्वत के नीचे पहुंचेंगे। वो तीनों सफ़र करने के बाद इतना ज़्यादा थक चुके थे कि वो इसी नाव में सो जाते हैं। जिसके बाद इनकी नाव को एक जोर का धक्का लगता है और इनकी नींद जाग जाती है और इन तीनों को ऐसा महसूस होता है कि इनके आसपास कोई चीज़ है। फिर काफ़ी घंटे गुजरने के बाद वहाँ पर रात हो जाती है और वो तीनों अभी भी नाव चला रहे होते हैं और अब ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। जिसके बाद वो तीनों नाव से उतरकर नाव को किसी चीज़ से बांध लेते हैं,
जिसके बाद शंकर के पैर के नीचे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। फिर शंकर उस चीज़ को उठाकर देखता है तो वो किसी जानवर का अंडा होता है। जिसके बाद उन्हें वहाँ पर कई सौ साल पुराना मकान दिखता है, जिसे चेक करने के लिए वो तीनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कई सारी मकड़ियों के जाल लगे होते हैं और ये मकड़ियाँ इस अमेज़न जंगल की सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक होती हैं और ये मकड़ियाँ अब इस घर को छोड़कर जा चुकी थी। जिसके बाद वो तीनों आराम करने का सोचते हैं। फिर ऐना कहती है कि मैं बाहर से नदी में से पानी लेकर आती हूँ। जिसके बाद ऐना बाहर पानी लाने के लिए चला जाती है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। फिर हमें शंकर और मार्को को दिखाया जाता है जो इस जंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर ऐना जैसे ही पानी भरने के लिए बोतल उस नदी के अंदर डालती है तो वहाँ का ब्रिज हिलने लगता है, जिस पर ऐना खड़ी होती है। फिर हमें शंकर और मार्को को दिखाया जाता है जिन्हें उस घर के अंदर कोई चीज़ दिखती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐना को एक बहुत बड़ा सांप दिखता है जो उसी नदी के अंदर होता है जिससे ऐना पानी भर रही होती है। फिर मार्को और शंकर उस चीज़ का पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद मार्को के हाथ में एक चिपचिपी सी चीज़ लगती है और ये चिपचिपी सी चीज़ उन सांपों का हार्मोन होता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सांप ऐना पर अटैक कर देता है, जिससे ऐना नीचे गिर जाती है और अब वो सांप ऐना की आंखों के सामने होता है और ये सांप देखने में इतना भयानक होता है, अगर हम जैसे नॉर्मल आदमी इसे देख लें तो हमारी पैंट गिल्ली हो जाए। फिर हमें ऐना को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से डर चुकी होती है। ऐना के पास भागने की हिम्मत भी नहीं होती। अब वो सांप ऐना पर हमला करने ही वाला होता है। इससे पहले वो सांप ऐना को नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले शंकर उस सांप पर गोली चला लेता है। इस गोली से उस सांप पर ज़्यादा कुछ असर तो नहीं पड़ता, लेकिन शंकर को एक मौका मिल जाता है जिससे वो ऐना की जान बचा सके। जिसके बाद शंकर किसी तरह उस सांप से ऐना को बचाने में सफल हो जाता है। फिर हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सांप अब उस घर के अंदर आ चुका है और उस सांप ने मार्को पर हमला कर दिया होता है। जिसके बाद मार्को को चारों ओर से जकड़ लेता है। इससे पहले शंकर और ऐना उस घर के अंदर पहुंच पाते तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस सांप ने मार्को का सिर अपने मुंह के अंदर ले लिया था। फिर थोड़ी देर मार्को के सिर को चबाने के बाद वो सांप मार्को को छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद हमें मार्को को दिखाया जाता है जिसकी मौत हो चुकी है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा दुख भरा होता है, क्योंकि अगर आप किसी मिशन पर गए हो तो आपके साथी की किसी वजह से जान चली जाती है तो आपको कैसा महसूस होगा। मार्को शंकर का साथी होने के साथ साथ ऐना का पापा भी था। जिसके बाद हमें शंकर और ऐना को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और मार्को की मौत को लेकर काफ़ी ज़्यादा रो भी रहे होते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ऐना और शंकर ने मार्को की लाश को दफना दिया था और अब ऐना उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रही होती है, जिसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। अब तीनों लोगों में से सिर्फ 2 लोग बच पाए हैं, शंकर और ऐना। आगे जाकर क्या होगा, ये दोनों इस मिशन को पूरा कर पाएंगे या नहीं, या ये भी इस अमेज़न का मिशन होने से पहले मारा जाएंगे। जिसके बाद ऐना शंकर से पूछती है कि अभी हमें कितना दूर जाना है। जिसके बाद शंकर जवाब देते हुए कहता है कि अभी कई 100 मील दूर जाना है। सबसे पहले हमें एक पहाड़ चढ़ना होगा और पहाड़ पार होते ही हमें दूसरा पहाड़ चढ़ना होगा और ये जगह हमारे लिए पूरी तरह से अनजान होने वाली है। फिर ऐना शंकर से कहती है कि अब हमें अपने मिशन को शुरू करना होगा। फिर शंकर ऐना से कहता है कि अभी हमें यहाँ पर एक दिन रुकना होगा। शंकर ये भी कहता है कि मेरे पे किसी का कर्ज है और उस कर्ज को मैं चुका कर ही यहाँ से जाऊँगा। दरअसल शंकर उस सांप से मार्को का बदला लेना चाहता है। शंकर को पता नहीं होता है कि वो उस सांप को किस तरह मारे, लेकिन फिर भी शंकर उस सांप को मारने के लिए कई सारे जाल बुनता है। शंकर जानता है कि इस अमेज़ोनिया का सबसे जहरीला प्राणी कौन सा है, जिसका नाम गोल्डन पॉइजन डार्क फ्रॉग होता है, जिसके जहर से 12 लोगों की मौत हो सकती है। शंकर ने एक बेल की मदद से उसके पत्तों की मदद लेकर इस जहर को इकट्ठा कर लिया होता है। अब शंकर पूरी तरह से तैयार था, बस उस सांप के बाहर आने का इंतज़ार था। जिसके बाद शंकर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर कई घंटे इंतज़ार करने के बाद शंकर के ऊपर उस पेड़ से कुछ अजीब सा लिक्विड गिरने लगता है।
फिर शंकर जैसे ही उस पेड़ की ओर देखता है तो वहाँ पर वो सांप आ चुका होता है, जिसके बाद शंकर ज़्यादा टाइम ना गुवाते हुए उस जाल को खोल लेता है और एक रस्सी को पकड़कर तेज़ी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर शंकर उस सांप को अपने पीछे लगाने के लिए उस पेड़ से नीचे उतर जाता है और वो सांप शंकर का पीछा करने लगता है। फिर शंकर दूसरे फंदे की ओर जाता है, जिसके बाद शंकर ऐना की मदद से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और वो सांप भी शंकर का पीछा करते हुए उस पेड़ पर चढ़ जाता है। जिसके बाद शंकर जल्दी से अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस सांप को रस्सी से पेड़ के साथ बांध लेता है, जिसके बाद शंकर उस सांप को मार डालता है। फिर शंकर मार्को का बदला उस सांप से लेकर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। फिर काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वहाँ का सूरज डूब जाता है और वहाँ रात हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक नदी के किनारे रुककर उस नक्शे को सोल्व करने लगते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शंकर को एक पहाड़ की चोटी दिखाई देती है। फिर शंकर ऐना को बुलाकर उस पहाड़ को दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं उस पहाड़ की तरफ। अब इनका सफ़र आसान नहीं होने वाला था। ये पहाड़ कई किलोमीटर ऊंचा था, जिसके बाद थोड़ी देर उस पहाड़ की चढ़ाई करने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। फिर रुककर पानी पीते हैं, जिसके बाद उन्हें उस पहाड़ पर एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है और ये चमक शायद सोने की होती है, जिसे देखने के बाद इन्हें काफ़ी राहत मिलती है और फिर से एक बार वो अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। फिर किसी तरह गिरते संभलते वो उस पहाड़ के बीचों बीच पहुंचते हैं, तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। चारों ओर तितलियाँ ही तितलियाँ फैली होती हैं और वो अपनी मंजिल से थोड़ी ही दूर होते हैं, जिसके बाद उन दोनों पर कोई हमला करता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब उन दोनों की आँख खुलती है तो वो एक पेड़ से बंधे होते हैं और चारों ओर आदिवासी लोग होते हैं, जिन्हें देखकर शंकर और ऐना घबरा जाते हैं। फिर शंकर और ऐना उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह भाषा समझ नहीं आती, जिसके बाद वो लोग जाकर उनका सामान छीनने लगते हैं। जिसके बाद कुछ आदिवासी लोग जाकर ऐना के गले में से वो लॉकेट निकालते हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और ये लॉकेट वही होता है जो उस बूढ़े ने ऐना को दिया होता है। और शंकर के पास भी एक फ़ोटो मिलता है, जिसे देखकर वो लोग इन्हें खोल देते हैं। जिसके बाद वो आदिवासी लोग इनके आने का जश्न बनाते हैं और पूरी रात एंजॉय करते हैं। फिर शंकर उस कबीले के सरदार को वो नक्शा दिखाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है और शंकर को इस नक्शे का दूसरा टुकड़ा भी दे देता है। जिसके बाद शंकर उस टुकड़े को लेकर उस नक्शे से जोड़ लेता है और पूरी रात लगाने के बाद शंकर और ऐना उस नक्शे की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो जाते हैं। और अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस नक्शे की पहेली को सुलझा लिया होता है। अगले दिन सुबह होते ही शंकर और ऐना उनकी नाव लेकर अनजान देश के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। इस जंगल में कई सारे जहरीले जीव पाए जाते हैं, जिनके एक डंक से उनकी मौत भी हो सकती थी। फिर वो दोनों उस नाव से उतरकर जंगल की ओर जाने लगते हैं। इन्हें अब भूख भी लगी होती है, इसलिए वो कुछ खाना चाहते हैं। जिसके बाद वो एक जानवर का शिकार करते हैं, जिसे पका और मारने के बाद उसे पकाकर खा जाते हैं। फिर अपनी भूख मिटाने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और अब उनके पास पानी ख़त्म हो चुका था। उन दोनों को प्यास लगी होती है, इसलिए शंकर उस नदी का पानी पीने लगता है, जिसे देखकर ऐना शंकर को रोकती है। लेकिन प्यास लगे होने के कारण शंकर उस नदी का पानी पी लेता है और नदी का पानी पीते ही थोड़ी देर बाद शंकर को उल्टी होने लगती है। जिसके बाद शंकर अपने आप को किसी तरह संभाल लेता है। अब ये लोग लगातार आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि ऐना शंकर से कहती है कि ये मिशन हमारे से पूरा नहीं होने वाला, अब हमें वापस चलना चाहिए। जिसके बाद शंकर जवाब देते हुए कहता है कि हार मानने से बेहतर मर जाना बेहतर होगा। जिसके बाद वो दोनों कई सारी नदी और कई सारे जंगल पार करते हैं। फिर शंकर को नदी के किनारे कुछ पेड़ दिखते हैं, जिन पर कई सारे फल लगे होते हैं। और अब शंकर उन फलों को लाने के लिए बोट को साइड पर लगाकर उन पेड़ों के पास जाता है। उन पेड़ों से कुछ फल तोड़कर बोट पर लेकर आता है। जिसके बाद शंकर इन फलों को खाना शुरू करता है। ऐना इन फलों को नहीं खाती, जिसके थोड़ी देर बाद शंकर को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। दरअसल इन फलों में एक तरह का नशा पाया जाता है, जिन्हें खाने के बाद सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और आदमी को नींद आने लगती है।
ऐना को इन फलों के बारे में सब पता होता है, फिर भी वो शंकर को ये फल खाने देती है ताकि शंकर सो जाए, क्योंकि शंकर कई दिनों से सोया नहीं होता। जिसके बाद ऐना भी उस नाव में सो जाती है। फिर कई घंटे सफ़र करने के बाद शंकर की नींद खुलती है और अब शंकर देखता है कि वो अलग ही जगह पहुंच चुके हैं, जहां पर चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। दिन गुजर रहे थे और रातें बीत रही थी। टाइम का कोई हिसाब नहीं था और ये नदी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी भूखा रहकर और कभी कम खाकर शंकर और ऐना दोनों ही कमज़ोर हो चुके थे। धीरे धीरे दोनों सपने और जोश उनके ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे थे और जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो एक पहाड़ के पास पहुंचने वाले थे और जिसका नाम स्मोकिंग हॉर्न होता है। और अब वो दोनों अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं थे, जिसके बाद वो दोनों और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये चारों ओर की बड़ी बड़ी चट्टानें और खूबसूरत नदियाँ देखकर उन्हें अलग ही सुकून मिल रहा था। जिसके बाद वो एक झरने के पास पहुंचते हैं और ये नज़ारा मानो जन्नत हो। जिसके बाद वो दोनों नाव से उतरकर झरने के किनारे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। फिर वो एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं और यहाँ पर पहले भी कई सारे लोग आ चुके हैं और जिनकी मौत हो चुकी है। जिनकी मौत हो चुकी थी, चारों तरफ कंकाल ही कंकाल पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर ऐना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर उन्हें गुफा के बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिसके बाद वो उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। अब उन दोनों के सामने वही पहाड़ होता है जिसे सोने का शहर कहा जाता है और यहाँ पर चारों ओर की चीज़ें सोने से बनी होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी 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 ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इसी मिशन को पूरा करने के लिए ऐना ने अपने पापा को खो लिया था। फिर ऐना को अपने पापा की याद आने लगती है, जिसके बाद ऐना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर शंकर उसको किसी तरह संभालता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उस शहर के अंदर जाते हैं, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों इस सोने के शहर में घूमने लगते हैं और अब पूरे शहर में घूमने के बाद इनकी टक्कर फिर से एक बार ब्लैक टाइगर से होती है और यहाँ पे एक टाइगर नहीं बल्कि कई सारे टाइगर मौजूद होते हैं, जिन्हें देखने के बाद शंकर और ऐना वहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो टाइगर भी इनका पीछा करने लगते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद ऐना गिर जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है, जिससे ऐना चल भी नहीं पाती और वो टाइगर इनके पास पहुंचने ही वाले थे। इससे पहले वो टाइगर उन पर अटैक कर पाते, वहाँ पर कई सारी तीरों की बारिशें होने लगती हैं, जिसे देखकर वो टाइगर पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद हमें उन्हीं लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने मार्को की जान बचाई थी। इतना सब होने के बाद शंकर और ऐना फिर से एक बार बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद हमें शंकर और ऐना को उनके घर पर दिखाया जाता है, जो अब वापस आ चुके हैं, जिनका अब हर जगह न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो पर नाम होता है। जिसके बाद ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जिसके बाद मार्को को चारों ओर से जकड़ लेता है। इससे पहले शंकर और ऐना उस घर के अंदर पहुंच पाते तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस सांप ने मार्को का सिर अपने मुंह के अंदर ले लिया था। फिर थोड़ी देर मार्को के सिर को चबाने के बाद वो सांप मार्को को छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद हमें मार्को को दिखाया जाता है, जिसकी मौत हो चुकी है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा दुख भरा होता है, क्योंकि अगर आप किसी मिशन पर गए हो तो आपके साथी की किसी वजह से जान चली जाती है तो आपको कैसा महसूस होगा। मार्को शंकर का साथी होने के साथ साथ ऐना का पापा भी था। जिसके बाद हमें शंकर और ऐना को दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और मार्को की मौत को लेकर काफ़ी ज़्यादा रो भी रहे होते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ऐना और शंकर ने मार्को की लाश को दफना दिया था और अब ऐना उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रही होती है, जिसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। अब तीनों लोगों में से सिर्फ 2 लोग बच पाए हैं, शंकर और ऐना। आगे जाकर क्या होगा, ये दोनों इस मिशन को पूरा कर पाएंगे या नहीं, या ये भी इस अमेज़न का मिशन होने से पहले मारा जाएंगे। जिसके बाद ऐना शंकर से पूछती है कि अभी हमें कितना दूर जाना है। जिसके बाद शंकर जवाब देते हुए कहता है कि अभी कई 100 मील दूर जाना है। सबसे पहले हमें एक पहाड़ चढ़ना होगा और पहाड़ पार होते ही हमें दूसरा पहाड़ चढ़ना होगा और ये जगह हमारे लिए पूरी तरह से अनजान होने वाली है। फिर ऐना शंकर से कहती है कि अब हमें अपने मिशन को
शुरू करना होगा। फिर शंकर ऐना से कहता है कि अभी हमें यहाँ पर एक दिन रुकना होगा। शंकर ये भी कहता है कि मेरे पे किसी का कर्ज है और उस कर्ज को मैं चुका कर ही यहाँ से जाऊँगा। दरअसल शंकर उस सांप से मार्को का बदला लेना चाहता है। शंकर को पता नहीं होता है कि वो उस सांप को किस तरह मारे, लेकिन फिर भी शंकर उस सांप को मारने के लिए कई सारे जाल बुनता है। शंकर जानता है कि इस अमेज़ोनिया का सबसे जहरीला प्राणी कौन सा है, जिसका नाम गोल्डन पॉइजन डार्क फ्रॉग होता है, जिसके जहर से 12 लोगों की मौत हो सकती है। शंकर ने एक बेल की मदद से उसके पत्तों की मदद लेकर इस जहर को इकट्ठा कर लिया होता है। अब अब शंकर पूरी तरह से तैयार था, बस उस सांप के बाहर आने का इंतज़ार था। जिसके बाद शंकर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर कई घंटे इंतज़ार करने के बाद शंकर के ऊपर उस पेड़ से कुछ अजीब सा लिक्विड गिरने लगता है। फिर शंकर जैसे ही उस पेड़ की ओर देखता है तो वहाँ पर वो सांप आ चुका होता है। जिसके बाद शंकर ज़्यादा टाइम ना गुवाते हुए उस जाल को खोल लेता है और एक रस्सी को पकड़कर तेज़ी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर शंकर उस सांप को अपने पीछे लगाने के लिए उस पेड़ से नीचे उतर जाता है और वो सांप शंकर का पीछा करने लगता है। फिर शंकर दूसरे फंदे की ओर जाता है, जिसके बाद शंकर ऐना की मदद से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और वो सांप भी शंकर का पीछा करते हुए उस पेड़ पर चढ़ जाता है। जिसके बाद शंकर जल्दी से अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस सांप को रस्सी से पेड़ के साथ बांध लेता है। जिसके बाद शंकर उस सांप को मार डालता है। फिर शंकर मार्को का बदला उस सांप से लेकर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। फिर काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वहाँ का सूरज डूब जाता है और वहाँ रात हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक नदी के किनारे रुककर उस नक्शे को सोल्व करने लगते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शंकर को एक पहाड़ की चोटी दिखाई देती है। फिर शंकर ऐना को बुलाकर उस पहाड़ को दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं उस पहाड़ की तरफ। अब इनका सफ़र आसान नहीं होने वाला था। ये पहाड़ कई किलोमीटर ऊंचा था। जिसके बाद थोड़ी देर उस पहाड़ की चढ़ाई करने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। फिर रुककर पानी पीते हैं। जिसके बाद उन्हें उस पहाड़ पर एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है और ये चमक शायद सोने की होती है, जिसे देखने के बाद इन्हें काफ़ी राहत मिलती है और फिर से एक बार वो अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। फिर किसी तरह गिरते संभलते वो उस पहाड़ के बीचों बीच पहुंचते हैं। तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। चारों ओर तितलियाँ ही तितलियाँ फैली होती हैं और वो अपनी मंजिल से थोड़ी ही दूर होते हैं। जिसके बाद उन दोनों पर कोई हमला करता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो एक पेड़ से बंधे होते हैं और चारों ओर आदिवासी लोग होते हैं, जिन्हें देखकर शंकर और ऐना घबरा जाते हैं। फिर शंकर और ऐना उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह भाषा समझ नहीं आती। जिसके बाद वो लोग जाकर उनका सामान छीनने लगते हैं। जिसके बाद कुछ आदिवासी लोग जाकर ऐना के गले में से वो लॉकेट निकालते हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और ये लॉकेट वही होता है जो उस बूढ़े ने ऐना को दिया होता है। और शंकर के पास भी एक फ़ोटो मिलता है, जिसे देखकर वो लोग इन्हें खोल देते हैं। जिसके बाद वो आदिवासी लोग इनके आने का जश्न बनाते हैं और पूरी रात एंजॉय करते हैं। फिर शंकर उस कबीले के सरदार को वो नक्शा दिखाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है और शंकर को इस नक्शे का दूसरा टुकड़ा भी दे देता है। जिसके बाद शंकर उस टुकड़े को लेकर उस नक्शे से जोड़ लेता है और पूरी रात लगाने के बाद शंकर और ऐना उस नक्शे की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो जाते हैं। और अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस नक्शे की पहेली को सुलझा लिया होता है। अगले दिन सुबह होते ही शंकर और ऐना उनकी नाव लेकर अनजान देश के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। इस जंगल में कई सारे जहरीले जीव पाए जाते हैं, जिनके एक डंक से उनकी मौत भी हो सकती थी। फिर वो दोनों उस नाव से उतरकर जंगल की ओर जाने लगते हैं। इन्हें अब भूख भी लगी होती है, इसलिए वो कुछ खाना चाहते हैं। जिसके बाद वो एक जानवर का शिकार करते हैं, जिसे पका और मारने के बाद उसे पकाकर खा जाते हैं। फिर अपनी भूख मिटाने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और अब उनके पास पानी ख़त्म हो चुका था। उन दोनों को प्यास लगी होती है, इसलिए शंकर उस नदी का पानी पीने लगता है, जिसे देखकर ऐना शंकर को रोकती है। लेकिन प्यास लगे होने के कारण शंकर उस नदी का पानी पी लेता है और नदी का पानी पीते ही थोड़ी देर बाद शंकर को उल्टी होने लगती है।
जिसके बाद शंकर अपने आप को किसी तरह संभाल लेता है। अभी वो लोग लगातार आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि ऐना शंकर से कहती है कि यह मिशन हमारे से पूरा नहीं होने वाला, अब हमें वापस चलना चाहिए। जिसके बाद शंकर जवाब देते हुए कहता है कि हार मानने से बेहतर मर जाना बेहतर होगा। जिसके बाद वो दोनों कई सारी नदी और कई सारे जंगल पार करते हैं। फिर शंकर को नदी के किनारे कुछ पेड़ दिखते हैं जिन पर कई सारे फल लगे होते हैं, और अब शंकर उन फलों को लाने के लिए बोट को साइड पर लगाकर उन पेड़ों के पास जाता है। उन पेड़ों से कुछ फल तोड़कर बोट पर लेकर आता है। जिसके बाद शंकर इन फलों को खाना शुरू करता है। ऐना इन फलों को नहीं खाती, जिसके थोड़ी देर बाद शंकर को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। दरअसल इन फलों में एक तरह का नशा पाया जाता है जिन्हें खाने के बाद सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और आदमी को नींद आने लगती है। ऐना को इन फलों के बारे में सब पता होता है, फिर भी वो शंकर को ये फल खाने देती है ताकि शंकर सो जाए, क्योंकि शंकर कई दिनों से सोया नहीं होता। जिसके बाद ऐना भी उस नाव में सो जाती है। फिर कई घंटे सफ़र करने के बाद शंकर की नींद खुलती है और अब शंकर देखता है कि वो अलग ही जगह पहुंच चुके हैं जहां पर चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। दिन गुजर रहे थे और रातें बीत रही थी। टाइम का कोई हिसाब नहीं था और ये नदी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी भूखा रहकर और कभी कम खाकर शंकर और ऐना दोनों ही कमज़ोर हो चुके थे। धीरे धीरे दोनों सपने और जोश उनके ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे थे, और जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो एक पहाड़ के पास पहुंचने वाले थे और जिसका नाम स्मोकिंग हॉर्न होता है, और अब वो दोनों अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं थे। जिसके बाद वो दोनों और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये चारों ओर की बड़ी बड़ी चट्टानें और खूबसूरत नदियाँ देखकर उन्हें अलग ही सुकून मिल रहा था। जिसके बाद वो एक झरने के पास पहुंचते हैं और ये नज़ारा मानो जन्नत हो। जिसके बाद वो दोनों नाव से उतरकर झरने के किनारे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। फिर वो एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं और यहाँ पर पहले भी कई सारे लोग आ चुके हैं और जिनकी मौत हो चुकी है। जिनकी मौत हो चुकी थी, चारों तरफ कंकाल ही कंकाल पड़े होते हैं जिन्हें देखकर ऐना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर उन्हें गुफा के बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिसके बाद वो उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। अब उन दोनों के सामने वही पहाड़ होता है जिसे सोने का शहर कहा जाता है, और यहाँ पर चारों ओर की चीज़ें सोने से बनी होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी 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 ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इसी मिशन को पूरा करने के लिए ऐना ने अपने पापा को खो लिया था। फिर ऐना को अपने पापा की याद आने लगती है, जिसके बाद ऐना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर शंकर उसको किसी तरह संभालता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उस शहर के अंदर जाते हैं, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों इस सोने के शहर में घूमने लगते हैं, और अब पूरे शहर में घूमने के बाद इनकी टक्कर फिर से एक बार ब्लैक टाइगर से होती है। और यहाँ पे एक टाइगर नहीं बल्कि कई सारे टाइगर मौजूद होते हैं, जिन्हें देखने के बाद शंकर और ऐना वहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो टाइगर भी इनका पीछा करने लगते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद ऐना गिर जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है, जिससे ऐना चल भी नहीं पाती, और वो टाइगर इनके पास पहुंचने ही वाले थे। इससे पहले वो टाइगर उन पर अटैक कर पाते। वहां पर कई सारी तीरों की बारिशें होने लगती हैं, जिसे देखकर वो टाइगर पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद हमें उन्हीं लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने मार्को की जान बचाई थी। इतना सब होने के बाद शंकर और ऐना फिर से एक बार बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें शंकर और ऐना को उनके घर पर दिखाया जाता है, जो अब वापस आ चुके हैं, जिनका अब हर जगह न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो पर नाम होता है। जिसके बाद ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।